घटना चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज का एजेंडा। क्या अर्थशास्त्री हैं या अनर्थशास्त्री हैं प्रधानमंत्री? 10 साल में अर्थव्यवस्था सबसे निचले स्तर पर घट सकती है भारत की। कुछ तकनीकी खराबी कारण आप एजेंडा हमारा नहीं देख पाए। हम कोशिश करेंगे उससे पूरा दिखाने का, लेकिन आपको हम बता दें आज दो मुख्य विषय पे हम चर्चा करेंगे। वो एक है जो आर्थिक देश की स्थिति है, जो अर्थव्यवस्था की स्थिति है वो 10 साल में सबसे नीचे पहुंच गया है। और साथ ही साथ हम बात करेंगे, प्रधानमंत्री ने भी फिक्सिंग पे उन्होंने भी एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि खेल और सियासत का मिक्स नहीं होना चाहिए, लेकिन सचिन ने जो कहा है कि फिक्सिंग निराशाजनक उनके लिए खबर बन के आई है। सबसे पहले हम बात करते हैं विकास दर की। देश का विकास दर 10 साल में इस वक्त सबसे नीचे स्तर पर चला गया है। देश के प्रधानमंत्री अर्थशास्त्री हैं और अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री कोई आज नहीं है, लगातार 9 साल से बने हुए हैं, 10वां साल शुरू हो गया है। ऐसे में अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री का होना देश के लिए कितना फायदेमंद साबित हुआ, यह भी एक बड़ा सवाल बन जाता है। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल है कि देश ऐसी स्थिति में क्या सिर्फ एक सरकार की वजह से है या सरकार की नीतियों की वजह से है, या दोनों सरकारें यूपीए 1 और यूपीए 2 दोनों सरकार की जो परफॉर्मेंस है, दोनों में प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ही बने रहे हैं। आखिर कारण क्या है, क्यों ऐसी स्थिति हो गई है? हमारे साथ हैं हम अवधेश कुमार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत बहुत स्वागत है। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत है। और भूपेंद्र धर्मानी साहब हैं, आप सब जानते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सबसे पहले अवधेश जी, जो ये खबर आज आ रही है, अब खबर क्या, ये आखिर सरकार की तरफ से जो अलग अलग बयान आते रहे अर्थव्यवस्था पर, लेकिन जो स्थिति अब सामने आ रही है 10 साल के बाद, 9 साल के बाद 10वें साल में ये आखिरी साल है यूपीए 2 का, यूपीए 2 फिर से चुनाव में जा रहे हैं। ऐसे में ये जो देश की स्थिति है, ये आखिर क्या कुछ दर्शाता है, क्या संकेत, क्या संदेश, क्या साफ सुथरे शब्दों में हमें कह रहा है? सबसे पहली बात तो ये खबर नहीं है, क्योंकि अर्थव्यवस्था पर जिन लोगों की नज़र थी उनके लिए इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। दिलीप जी, यदि आपका व्यापार घाटा रिकॉर्ड पर है, आपको मालूम है 170 अरब डॉलर मतलब करीब 9 लाख करोड़ रुपया का आपका व्यापार घाटा है, आपका खजाना राजकोषीय घाटा जो है 5.6% से ऊपर जा रहा है, वो रिकॉर्ड है 1991 के आसपास, अगर उसके हिसाब से देखा जाए 3.2 से ऊपर जाना ही खतरे के निशान से ऊपर जाना हो जाता है। तो आपके पास राजकोष, आप कर्ज पर आप देश चला रहे हैं, 1600 रुपया करोड़ प्रतिदिन कर्ज पर देश चल रहा है। जो इस साल का औद्योगिक विकास था वो पिछले 10 महीने निगेटिव रहा है। आप समझ लीजिए, अभी जो औद्योगिक विकास दर जो पिछले महीने का आया है वो 20 साल में सबसे कम माना गया है। तो जहां उद्योग है, कृषि जो है अपने आप में खत्म हो रहा है, 2% के नीचे विकास दर पर चल रहा है। तो इसलिए आखिर उद्योग है और कृषि है, सेवा क्षेत्र है, सेवा क्षेत्र भी 6 के नीचे आ चुका है। तो इन तीनों पर इस समय बाजार पूंजीवाद की जो अर्थव्यवस्था है वो निर्भर है। अगर तीनों पीछे जा रहे हैं तो कहां से विकास होना है? व्यापार बढ़ना नहीं है, क्योंकि अमेरिका, यूरोप वो सारे इस समय संकट में है, वो सामान खरीदते नहीं हो तो अपना ही सामान बेचना चाहते हैं। इसलिए इसमें मुझे कोई खबर नहीं लग रही। अब जो आपका प्रश्न है कि इसका अर्थ क्या है, तो ये तो अर्थ जो थोड़ी बहुत हम लोगों की तकनीकी खराबी के बावजूद जो सुनाई दिया, जो आपके चैनल पर और बहुत जगह मैं लगातार बोलता रहता हूं कि ये हमारे प्रधानमंत्री अर्थशास्त्री नहीं अनर्थशास्त्री हैं। और ये जो अर्थशास्त्र हमारे देश में जिसको कहा गया है, ये वाकई अनर्थशास्त्र है। ये जो व्यवस्था है ये टिकी किस चीज पर रहती है? इसको सरल शब्दों में मैं आपको कहूं तो 2 ही चीज पर टिकी हुई है, अधिक से अधिक खर्च करना और अधिक से अधिक खरीदना। सरल शब्दों में मैं कह रहा हूं, ये जो कंप्लीट है, इसका एक चक्र होता है दिलीप जी, जिसके बीच में होता है बैंक। आप इसको समझिए, बैंक होता है सबके केंद्र में। बैंक सामान उत्पादन करने वाले को भी कर्ज देता है,
वही बैंक सामान खरीदने वाले को भी कर्ज देता है, वही बैंक इन दोनों के बीच जो बेचने वाले हैं उनको भी कर्ज देता है। तो ये बैंक बीच में होता है। तो ये जो इकोनॉमी चलती है वो चलती है कि अगर सामान बनाने वाला अधिक से अधिक कर्ज ले रहा है, मतलब ये विकास देश कर रहा है। सामान खरीदने वाला सामान खरीद रहा है कर्ज लेकर के, तो वो जो बेचने वाला, जो पैदा करने वाला है, वो बैंक को कर्ज लौटा रहा है। तो ये इकोनॉमी हमारी चलती रहती है। अब हमारे देश की हालत ये हो गई है कि खरीदारों की महंगाई इतनी बढ़ी हुई है, आय लोगों की बढ़ नहीं रही कि खरीदारी तो हो नहीं रही है। जब खरीदारी नहीं हो रही है तो उत्पादन नहीं हो रहा है। और बैंकों की हालत तो ये हो गई है, हम लोग चर्चा में बता रहे हैं कि हमारे बैंकों की कुल प्रॉपर्टी 14.64 खरब माना गया था, जिसमें से जो हमारे पास आंकड़े हैं वो है कि उसमें से 14 लाख, मतलब आपके बैंक में पैसा ही नहीं बचा है। वो 14 लाख कुछ हजार जो है, 14,50,000 और कुछ करोड़ समथिंग, थोड़ी देर में मैं बता देता हूं, वो आपका डूब चुका है पैसा। तो अब यह है कि इसमें यह झूठ बोलना लगातार कि हमारा देश तो 8% के विकास दर पर आ जाएगा, हमारा देश, ये तो केवल देश को बरगलाना है। जिस समय अपने वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी थे, प्रणब मुखर्जी बार बार कह रहे थे कि भारत पर जो दुनिया की मंदी है उसका प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इसको 2008 में हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर और वित्त मंत्री ने मिलकर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए पैसा लगाना शुरू किया। करीब 5,32,33,000 करोड़ रुपया उस समय साल भर के अंदर इस देश के पूंजीपतियों को कर घटा करके और कर्ज के रूप में दे दिया गया। इसका अर्थ यह है कि वो सारे पैसे हमारे उन लोगों ने डकारा जरूर है, कर का लाभ जरूर उठाया है, लेकिन व्यवसाय नहीं बढ़ा है। तो यह संकेत इस बात का है कि इस समय जो भी काम देश में चल रहे हैं वो केवल सरकारी पैसे से चल रहे हैं, निजी स्तर पर कोई कारोबार नहीं चल रहा है। ये सबसे बड़ी फेल्योर इस व्यवस्था की है। हम सब लोग 2008 से आवाज उठाते रहे कि प्रधानमंत्री को अर्थनीति पर पुनर्विचार करते हुए इसमें परिवर्तन के लिए कदम उठाना चाहिए। हमारे देश में खेती पर और खेती से जुड़े हुए उद्योगों पर जोर दिया जाए। वो हुआ नहीं है हमारे देश में। अत्यधिक आज भी करों में छूट, चाहे आप बजट को देख लीजिए, वो उद्योगों में दिया जा रहा है। और उद्योग जो है इस समय पिछले महीने का रिकॉर्ड बता रहा है कि 20 साल के मंदी में, इसलिए तो होना ही होना है। इसमें मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ है। जी, आपको आश्चर्य नहीं हुआ है। पुष्पेन, जो महत्वपूर्ण सवाल है, ये तो अवधेश जी ने बताया कि किस तरह से पूरी अर्थव्यवस्था चलती है, उसमें कहाँ चीज़ें खराब हुई है, लेकिन ये जो खराब हो चुकी है इसके पीछे कुछ कारण होगा। और सबसे बड़ा कारण, अगर कोई कारण है या नहीं है, या जो आर्थिक विशेषज्ञ हैं उनको जानते हैं, लेकिन एक आम लोग लगातार इस बात को लेकर चिंतित रहा। जब भी देश चिंतित था तो प्रधानमंत्री कहते थे कि नहीं, हम कुछ दिन में महंगाई भी कंट्रोल कर लेंगे और हमारी अर्थव्यवस्था भी बेहतर हो जाएगी। और ये बात लगातार 9 साल से प्रधानमंत्री कह रहे हैं। पिछले UPA 2 जब आया तो उन्होंने कहा 100 दिन में महंगाई हम नियंत्रण करेंगे। वो 100 दिन 5 साल पूरे हो, 4 साल तो पूरे हो गए, 5वां साल में वो प्रवेश कर चुके हैं। ऐसी स्थिति में आपको क्या लगता है, चुनाव साल है, अर्थव्यवस्था की हालत खास्ता है, और जो लोग सवाल आज कर रहे थे उनके पास जवाब देने के लिए प्रधानमंत्री के पास क्या है? देखिए, मैं जो अवधेश भाई ने जितनी बातें कही हैं, मैं उसको एक विद्वान के तौर तरीके से, जो लोग उसके क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं वो ज़रूर समझते होंगे कि कब कितनी महंगाई हुई, कितना बैंक ने कर्ज दिया, रिटेलर को दिया, प्रोड्यूसर को दिया, डिस्ट्रीब्यूटर को दिया। मेरा एक छोटा सा सवाल है जो मैं एक आम आदमी की हैसियत में नहीं समझ पा रहा हूँ कि अवधेश जी ने एक बात कही कि 1600 करोड़ रुपए के कर्ज पर ये प्रतिदिन देश चल रहा है, लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा कि इस देश में सरकारें, और ख़ासतौर से UPA 2 में मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी और तमाम जो कांग्रेस के और दीगर लीडर हैं, सुबह से शाम हम एक ना एक ऐसा शगुफा देखते हैं कि आज इसमें फ्री शिक्षा का दे दिया गया, आज उसमें कर्ज का दे दिया गया, आज अल्पसंख्यकों को बढ़ाने के लिए ये दे दिया गया, आज इसमें फ्री में बांट दो, डायरेक्ट कैश दे दो, मनरेगा दे दो, 100 दिन की, ये जितनी भी लुहावने जो सरकार स्कीम चला रही है, ये अर्थव्यवस्था को देख के नहीं चला रही,
इसकी हर स्कीम के पीछे इसके सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कर रही है। वो किसी तरीके से 2014 के चुनाव में लोगों को डायरेक्ट रिश्वत देने की कोशिश कर रही है। जहां जहां उसको लग सकता है कि कैसे कैसे पूरी पूरी कम्युनिटीज के नाम पे, बैकवर्डनेस के नाम पे बस लुटा दो और वोट खरीद लो। उसमें आप देखें इसके साथ साथ भारत का एक एड चल रहा है डेली, भारत निर्माण का। अब आप इस भारत निर्माण के पर डे के ऐड का खर्चा लगाइए कितना है। ये देश की अजीब स्थिति है, जो सरकार 1600 करोड़ रुपए कर्ज पे पर डे चल रही हो, वो सरकार ऐड के ऊपर भी लाखों करोड़ रुपया खर्च कर रही है। ये विज्ञापन से सरकार का एजेंडा क्या है? अर्थव्यवस्था। एक आम आदमी की समझ में मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि भाई मैं कल तक 2 वक्त का खाना खा पाता था, आज 1 वक्त का खा रहा हूं। सरकार कहती है देश कर्जे में है, सरकार चलाने के लिए कर्ज लेना पड़ रहा है। तो भाई आप ये करोड़ों रुपया किस चीज पे खर्च कर रहे हैं? आपके सामने 2014 में वोट खरीदने के लिए, लुभावने के लिए, लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, स्कीमें देने के लिए पैसा है, या मेरा 1 वक्त से दूसरे वक्त का खाना देने के लिए पैसा क्यों नहीं है? तो ये आम आदमी की समझ में नहीं आ रहा। क्या कहते हैं कि ये कौन सा गणित है? और इस देश के बड़े बड़े विद्वान से लेके प्लानिंग कमीशन और प्लानिंग कमीशन से लेके जितने भी सर्वे आ रहे हैं, तमाम हर एक में बार बार ये बात कही जा रही है, महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, हर चीज पे पैसा बढ़ रहा है। और साथ साथ एक और बड़ी उपलब्धि है इस यूपीए सरकार की कि जहां एक तरफ ये सब कर रही है, वहीं एक से एक बड़ा घोटाला होता है। आप देखें कि पिछले 10 या 15 दिन का अगर आप ले लें तो जितना घोटाला मैं समझता हूं कि हुआ होगा, वो पिछले 6 महीने का कर्ज सरकार जो है के बराबर का होगा। लेकिन वो भी चल रहा है लगातार। लेकिन इस सरकार के पास कोई नीति इस देश को आगे ले जाने की नहीं है। इस सरकार के पास इस देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए कोई नीति नहीं है। हां, किस तरीके से वोट बैंक की राजनीति की जाए, जो कि राजनीतिक हथकंडे से नहीं कर रहे, राजनीति है उनकी है नहीं, वो भी उस हथकंडे से करें, और उसमें अर्थव्यवस्था को इस राजनीति का हथकंडा बना दिया मनमोहन सिंह ने। अब इस अर्थव्यवस्था के माध्यम से वो वोट खरीदने पे उतर आए हैं। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि ये स्थिति कोई बहुत बेहतर होने वाली है। जैसे जैसे इलेक्शन आ रहा है, जैसे जैसे चीजें पास होती जा रही हैं, उससे तो ऐसा लग रहा है कि सरकार ने कहा है चाहे खजाना खाली हो जाए, क्योंकि चंद लोग जानते हैं इस देश में, अवधेश जी जैसे लोग जानते हैं कि साहब विकास दर क्यों घटी, क्यों नहीं घटी, लेकिन आम आदमी को नहीं पता। वो समझ रहे हैं कि आम आदमी को लुटाओ, कैसे भी पैसा दे दो, किसी भी तरीके से लुटाओ, कैसे भी ऐसा लगे, क्या कहते हैं कि नहीं सब कुछ ठीक है। मुझे लगता है यूपीए 2 जो है शाइनिंग इंडिया से भी आगे निकल गया है। जी धर्मानी साहब आपके पास आएंगे, लेकिन पहले दिखाते हैं हम प्रधानमंत्री ने जो बयान आज दिए हैं कि महंगाई पे उनकी उम्मीद को हम आपको दिखाते हैं। I respect the judgment of the Reserve Bank, but this is also an evolving process. As we get control over inflation, there is more space available to pursue pro-growth policies, and I do believe in the coming month, I think you will see inflation coming under greater control and the space for growth promoting activities also increasing. ये प्रधानमंत्री हवाई जहाज पे बोल रहे थे, ऊंचाइयों पे बोल रहे थे, ज़मीन से ऊपर बोल रहे थे। शायद इसी कारण से 5 साल से लगातार उन्होंने कहा था कि 100 दिन में करेंगे, 4 साल निकल गए। बीजेपी के प्रवक्ता ने उनसे पूछा है, जरा आप खुद देखें क्या पूछा है। Using the words of their own advisors, I would like to ask, a government which was so obsessed with growth and growth-driven economics and political economy, growth is necessary, we also place priority on it, no doubt, but so focused was this Congress government on growth and growth alone, and the allegations now are that in their obsession with growth, they've even forgotten poor people, minimum wages, and so on. Let the government tell us now why even that one obsession of this government has failed. कह रहे हैं कि सरकार की सिर्फ पूरे देश को लगातार यूपीए 2 की सरकार बता रही थी, यूपीए 1 की सरकार बता रही थी कि हम ग्रोथ ही ग्रोथ करेंगे, ग्रोथ ही हमारा एजेंडा है, लेकिन उस ग्रोथ में भी सरकार असफल हो गई। तो सरकार बताए देश को कि आखिर क्यों असफल हो रही है। कांग्रेस के प्रवक्ता को सुनिए, वो क्या कहते हैं। बीजेपी को जो कहना है वो तो कहेगी, हम तो सिर्फ इतना कह सकते हैं कि ये आर्थिक जो मंदी है वो पूरी दुनिया में है और भारत भी इससे अब तक बहुत हद तक बचा रहा है, उसमें थोड़ा असर तो भारत पे भी हो गया। ये दुनिया में जो आर्थिक मंदी है उसका असर बता दिया। बोला बीजेपी का तो काम है कहना,
लेकिन बीजेपी तो जो कह रही है, आप तो ये बताएं कि 100 दिन का इस वादे का क्या करेंगे देश के सामने जब जाएंगे, तो क्या बताएंगे देश को? कोई जवाब नहीं है। अब दिलीप जी, मैं जो है आज जैन टीवी के दर्शकों को एक दूसरा सूत्र भी बताता हूं, जो हमने इस पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को सरल सूत्र में बताने की कोशिश की। अब महंगाई को समझिए, महंगाई कैसे दूर होती है। महंगाई के बारे में पूंजीवाद ये मानता है कि बाजार में अगर ज्यादा पैसे रहेंगे, लोगों को खरीदने के लिए पैसे उपलब्ध रहेंगे, तो चीजों के दाम बढ़ते रहेंगे। इसलिए महंगाई अगर कम करना है तो धीरे धीरे बैंकों का जो ब्याज दर है उसको बढ़ा दो, और बैंकों का जो CRR होता है, जिसको बोलते हैं कि इतनी नगद जो है ना अनुपात आपके पास निश्चित परिमाण में इतना रहना चाहिए, उसको बढ़ा दो ताकि बाजार से पैसे बैंक में आ जाए। जैसे अगर बैंकों को यह माना गया है कि उनका CRR 4% होना चाहिए कुछ का, तो उसको 8% कर दिया, तो बाजार में जो उसके अतिरिक्त 4% है वो उसको बैंक में ही रखना पड़ेगा। और दूसरा कि हम अगर ब्याज दर बढ़ा देंगे तो लोग कर्ज लेंगे नहीं तो सामान खरीदेंगे नहीं तो महंगाई बढ़ेगी नहीं। सुन, लेकिन इसका असर क्या होता है पूंजीवाद में कि जब आप लोग कर्ज लेके सामान नहीं करते हैं तो महंगाई तो घटे ना घटे, विकास फिर घट जाता है। ये है इस शेर की सवारी है पूरी अर्थव्यवस्था। आप घबरा जाते हैं कि ये शेर की सवारी नहीं, इसीलिए ये जो है, देखिए आम लोगों के लिए आज जी बात तो पूरी करने में कहां संकट आता है। दिक्कत यह है कि ये जो आज हम खस्ताहाली अर्थव्यवस्था देख रहे हैं, जिससे आप सहमत नहीं होते हैं, कई बार बोल देते हैं आप कि ये वामपंथियों की अर्थव्यवस्था है, ये अर्थव्यवस्था के दोष से पैदा हुआ संकट है, जिसका निदान इसमें नहीं है। इन रास्तों पे आप अगर महंगाई घटाने के लिए बैंकों का कर्ज अगर आप ब्याज दर बढ़ा देते हैं रास्ता, तो आपका विकास घट जाता है। विकास बढ़ाने के लिए जब आप फिर बैंकों का अनुपात घटाते हैं कि नहीं बैंक पैसा छोड़ो, कम ब्याज में लोगों को कर्ज दो, तो आपकी महंगाई बढ़ जाती है। तो ये इसमें पिसा हुआ है। देखिए ये जो बारीकियां तो इसके बाहर प्रधानमंत्री अर्थशास्त्री हैं, उनको पता है वो और वो क्या कर रहे हैं। देखिए वो क्या कर रहे हैं, सवाल है कि वो क्या कर रहे हैं। अगर वो जानते हैं, समझते हैं, तो उनके पास समाधान भी होना चाहिए। पीएचडी और थीसिस, आपको मालूम है कि उनकी पीएचडी और थीसिस जो है डेवलपमेंट इन लिबरल इकोनॉमी है। पीएचडी और थीसिस हम उनकी क्या है वो सवाल नहीं है। सवाल है देश का जो अर्थव्यवस्था खस्ता हाल है, उनके पीएचडी और उससे थीसिस से देश क्या वो चला रहे हैं? नहीं, कम से कम अमेरिका के राष्ट्रपति के उसने तो कहा है कि हमारी अपनी गलतियों का परिणाम है हमारा संकट। धर्मानी जी, मैं आपके पास आता हूं। धर्मानी जी, है कि किसी भी अर्थव्यवस्था का जो मूल मंत्र है, उसकी ग्रोथ के लिए वहाँ का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जो उद्योग है, चाहे वो कृषि उत्पाद है, चाहे वो औद्योगिक उत्पाद है, वो लगातार बढ़ना चाहिए। उसके बढ़ने से ही वहाँ की इकॉनमी ग्रो करती है, वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, वहाँ पर मनी पावर आती है। हर प्रकार का जो ग्रोथ है वो पूरी तरह से हर उत्पादन से जुड़ा हुआ है। लेकिन दुर्भाग्यवश अगर आप पिछले आंकड़े उठाकर देखें तो ना तो हमारा यहाँ इंडस्ट्रियल ग्रोथ बढ़ रहा है और ना ही एग्रीकल्चर ग्रोथ बढ़ रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है अभी शायद पुष्पेंद्र भाई ने ये बात कही थी कि सरकार ने ऐसी एजेंडा चलाया है कि आप जो खेतीहर मजदूर हैं उनको घर बैठे मजदूरी दे दीजिए, वो नॉन प्रोडक्टिव काम कीजिए, वहाँ पे खुदाई कीजिए, उसको बंद कर दीजिए। जो एक आर्थिक उन्नति के लिए नीति अपनानी चाहिए, वो अर्थव्यवस्था के, जैसे आप ये कह रहे थे कि विशेषज्ञ हैं, उनको ये मालूम है कि कंज्यूमरिज्म का कितना गलत प्रभाव अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। लेकिन मैं आप तीनों लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं, दोबारा आपसे फिर से मैं पूछना चाहता हूं। देश की अर्थव्यवस्था 10 साल में सबसे निचले स्तर पे पहुंच गया। यही मैं कह रहा हूं आपसे। एक और पूरा सवाल, और देश के प्रधानमंत्री अर्थशास्त्री हैं। ये तमाम अर्थशास्त्र की जो गुत्थियां हैं जी, जो बारीकियां हैं, जो उसमें प्रॉब्लम्स हैं या उसके जो सॉल्यूशंस हैं, वो जानते हैं, लेकिन फिर भी नहीं सॉल्यूशन नहीं जानते हैं। नहीं, अगर वो फर्क का मतलब इसमें दोनों आप उसका जवाब अवधेश जी आपका अपने, मैं धरवानी साहब आपसे भी यही सवाल पूछ रहा हूं, पुष्पेंद्र से भी और अवधेश जी से भी जी। पहले आपको क्यों लगता है, क्यों प्रधानमंत्री इस देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के बजाय वो पूरी अर्थव्यवस्था आज बिगड़ गई? देखिए, जो आपने बात कही है बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है। इसके पीछे मैं सीधा अगर मैं ये कहूं
कि वो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की नीतियों को इस देश पर लागू कर और इसको कंज्यूमरिज्म में धकेल कर कहीं ना कहीं उन लोगों का एजेंडा जो है उसके ऊपर काम करने में लगे हैं। इस देश में प्रोडक्शन, इस देश का इंडस्ट्रियल ग्रोथ और एग्रीकल्चर ग्रोथ जो गिरता जा रहा है वो बहुत खतरनाक है और वो देश की प्रगति के लिए भी खतरा है। जो एफडीआई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो रिटेल में है, वो भी कंज्यूमरिज्म को बढ़ाने के दिशा में ही उठाया गया एक कदम है। ये पूरी जो मार्केट, हमारा जो देश है, उसकी जो इतनी बड़ी मार्केट है उसको विश्व के लिए खोलना, और ये सब आप जानते हैं वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के दबाव के तहत हमारे प्रधानमंत्री कर रहे हैं। और आप ये कह रहे हैं कि वो असफल इसलिए हैं कि वो देश के लिए वो दबाव में काम कर रहे हैं, वो दबाव में काम कर रहे हैं, इसलिए वो असफल हैं। अवधेश जी, नहीं देखिए, ये तो एक थ्योरेटिकल बात है। प्रश्न ये है, अब उनसे मैं अगर कहूं कि भाई वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का कौन कौन सा नीति लागू कर रहा है तो स्पेसिफिक किसी के लिए बताना कठिन होता है। मेरा कहना यह है कि देखिए 1991 से लेकर के और 2013 तक जितनी सरकारें आई हैं सबने इसी जो हम लोग आज जिसकी मैं आलोचना कर रहा हूं उन्हीं नीतियों को बनाया है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने ज्यादा तेजी से किया है। मैं फिर आपको वहीं पर ले जाऊंगा कि ऐसे देखेंगे कहां कहां हुआ तो सीधा सा दिखाई देता है कि भैया विदेशों में जब संकट आ गया है, हमारे सामान के खरीदार घट गए हैं, हमारा व्यापार बढ़ नहीं रहा है, हमारे यहाँ के लोगों की नौकरियां अगर आउटसोर्सिंग में बाकी जो विदेशों में है जाने लगी हैं, पैसे नहीं आने लगे हैं, तो जाहिर है कि वो सब चीजों पर असर पड़ा है। तो ये तो बड़ा अच्छा हो स्वाभाविक है। लेकिन विदेशों में क्यों हुआ ऐसा? अगर वो कह रहे हैं देश इसके लिए औद्योगिक विकास और एक्सपोर्ट बढ़ना चाहिए। प्रधानमंत्री अर्थशास्त्री हैं। नहीं, ये ग्रोथ से कुछ नहीं होता है। मैं आपसे आप मुझे ये बताएं, क्योंकि दर्शक जो है उनको पूरी गुत्थियां नहीं समझ में आएगी साधारण, कि आज देश के प्रधानमंत्री को अगर ये चीजें उनको पता है, जो बात आप कह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उनको नहीं पता होगा। नहीं, उनको नहीं पता है। नहीं, ये बिल्कुल नहीं, दृष्टिकोण मैं सच बोल रहा हूं। मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि देश के प्रधानमंत्री के पास कोई सोल्यूशन, वो उन्होंने कहा 100 दिन में महंगाई कम करेंगे, महंगाई बढ़ती गई। अर्थव्यवस्था के बारे में उन्होंने कहा जीडीपी बढ़ेगी, वो कम होती चलेगी। आज 10 साल के सबसे निचले स्तर पे पहुंच गई। आखिर कोई तो खामी होगी, कहीं तो प्रॉब्लम है। आप कहते हैं वो दूरदर्शी नहीं है। ना वो मैंने नहीं कहा है। आपने ध्यान नहीं दिया, महंगाई और विकास दोनों के जो सूत्र मैंने बताए हैं, वो जो मार्केट इकोनॉमी के कारण तो वही है ना। अभी देखिए मैं बता रहा हूं, पहले कुछ आंकड़े देखिए। महंगाई तो इतनी बढ़ी है कि 2004 में 262 रुपए गैस था, अब आप लेंगे अगर आपको 9 से तो 942 लगेगा। दूध 15 रुपए था, 34 रुपए हो गया। आटा 10 रुपए था, 21 रुपए हो गया। डीजल 32 से 48 हो गया। पेट्रोल 34 से 69 हो गया। चीनी 14 से 38 हो गया। फिर भी हमारे खजाने में धन नहीं आ रहा है कि आप जो है उसको खर्च करिए। कई बार क्या होता है कि जब इकोनॉमी नीचे आती है तो सरकार खजाने से पैसा निकाल के, जो सबसे ऐसा क्षेत्र होता है कि तुरंत हम उसमें धन डालेंगे और तुरंत कुछ पैदा होने लगेगा और लोगों को रोजगार मिलने लगेगा, लोग खरीदने लगेंगे, हो जाता है। अब आपके खजाने में धन ही नहीं है उस विकास को देने के लिए। एक जी, तो अब दूसरा बता रहा हूं, आप इसको समझ नहीं रहे हैं। आप देखिए, यही है सीआरआर जिसको हम कह रहे थे। नहीं, मैं सीआरआर, मैं ये पूछ रहा हूं, सवाल ये है कि देश आप देखिए सीआरआर हमारे दर्शकों को या तमाम सीआरआर आप मुझे ये बताएं भाई, तो यही तो कारण है। आखिर आपको मैं चलिए पुष्पेंद्र, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि देश में विदेश से जो सरकार, जो कई सारे मैगजीन्स, कई सारे अखबार में ये खबर छपी कि देश की जो सरकार है वो ठीक से काम नहीं कर रही, पैरालिसिस है, पॉलिसी पैरालिसिस है। ये भी खबरें आई, ये भी खबर आई कि ये सबसे वीक प्राइम मिनिस्टर है। तमाम चीज़ों के बीच में अगर कोई चीज़, बाकी चीज़ें सफ़र करती रही एक अलग चीज़ है, लेकिन अर्थव्यवस्था की स्थिति लगातार खराब होती गई। आज जहाँ पे हम पहुँचे हैं वो देश के लिए कई तरह के खतरे की घंटी सामने साफ बजते हुए नज़र आ रही है। सब लोग सुन रहे हैं। दिलीप, देखिए जो सबसे बड़ी समस्या है वो मैं ये मानता हूँ कि जो अवधेश भाई बात कर रहे हैं, जो धर्मानी जी ने कही, वो आंकड़ों की बात कर रहे हैं, वो विकास दर, वो तमाम सारी बातें सही हैं। मैं सिर्फ इतनी सी बात नहीं समझ पा रहा हूँ कि हमारे देश की जो ज़रूरत है उस आधार पे कोई चीज़ तय नहीं हो रही है।
आप मनमोहन सिंह का रिकॉर्ड सिर्फ आर्थिक नीति में देखें, आप हर क्षेत्र में देखें जो इस चीज को, इस देश को जरूरत नहीं है। मैं वहीं आ रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि हमारे देश के अंदर मैन पावर इतनी है, चीप मैन पावर है, जिसका इस्तेमाल दुनिया कर रही है लेकिन भारत इस्तेमाल नहीं कर रहा है। आप जिस आदमी काम कर सकता था खेत पे, उससे कह रहे हैं कि नहीं तुम खेत पे काम मत करो, हम गड्ढा खुदवाएंगे तुमसे और तुम्हारे बैंक में पैसा पहुंच जाएगा। वो अब उसने वो भी काम करना बंद कर दिया। मैं टोटल बात कह रहा हूं कि इस देश की अर्थव्यवस्था जो स्वदेशी उस पे होनी चाहिए थी, जो यहां की चीजों पे होनी चाहिए थी, वो ना होकर के बाहर से चीजें लाई जा रही हैं। अब हम एक दो महत्वपूर्ण बात अवधेश जी कह रहे हैं कि जो मार्केट इकोनॉमी है इसमें ये चीजें स्वाभाविक है। दूसरा ये कह रहे हैं कि जो दुनिया भर में मंदी है, चूंकि आप उस इकोनॉमी के हिस्सा हैं इसलिए ये नहीं, मैं उन तर्कों को कहीं काट नहीं रहा, वो बिल्कुल अपनी जगह है। लेकिन पहले तो आपने एक आदमी को, बीमार को इतना बीमार कर दिया, उसे कैंसर रोगी बना दिया। अब आप कह रहे हैं कि इसका इलाज तो सिर्फ अमेरिका कर सकता है। मैं ये कह रहा हूं यहां तक स्थिति आई कैसे? आपने 1991 से कोई चीज शुरू की जो उस वक्त आपको सरकार चलाने के लिए चाहिए थी। फिर इस देश में जो सरकारें आई उन्होंने कोई नीति लंबी दूरदृष्टि से नहीं बनाई। उन्होंने कहा सरकार चल जाए, हम निकल जाए, हमारा टाइम पूरा हो जाए, हम लोगों को कुछ बता सके, फिर वो दूसरी आ गई। तो कोई भी नीति इस देश की, मैं इसीलिए मैंने कहा कि बाकी सारी नीतियों को भी देखें, कोई नीति स्थिर नहीं है हमारे मुल्क के अंदर। मैं एक दूसरा सवाल अवधेश जी पूछना चाहता हूं कि जो देश की राजनीतिक स्थिति व्यवस्था है, खास करके यूपीए सरकार की, अगर ये देखें कि सत्ता का केंद्र असल कहां पे है और प्रधानमंत्री जो सत्ता चला रहे हैं उनके पास कितनी शक्ति है निर्णय लेने की, क्या वो आर्थिक नीतियां जो सरकार चला रही है क्या वो खुद में सक्षम है कि वो ले लेते हैं, या उनको जिस तरह से 10 जनपद से या तमाम जो शक्ति है वो पार्टी ऑफिस से उन्हें लेना पड़ता है, अकबर रोड से लेना पड़ता है। ऐसे में जो ये डुअल पावर सेंटर जिसकी बात कही, क्या ये डुअल पावर सेंटर के वजह से है? स्थिति की पैरालिसिस से लेकर सरकार की जो अपनी शक्ति होती है वो लगातार कहीं ना कहीं क्षीण होते हुए दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री के पद पे लगातार सवाल उठते रहे हैं। ये जो स्थिति बनी हुई है, राजनीतिक स्थिति जो है, वो उसके जड़ में है, आर्थिक बदहाली की जड़ में। नहीं, इसको मैं उत्तर दूंगा, थोड़ा बोलने दीजिएगा। आप टर्मिनोलॉजी से घबरा जाते हैं। टर्मिनोलॉजी का मतलब होता है लोगों को समझा देना, वो जो आवश्यक होता है। अब मैं जो कह रहा हूं कि वो तो कतई कारण नहीं अर्थव्यवस्था के गिरने का। जो विदेशी पत्रिकाओं ने और विदेशी पत्रकारों ने आलोचना की, उसमें उनका इंटरेस्ट था। वो इंटरेस्ट ये था कि भारत का अगर मार्केट गिरा रहेगा, ये अगर हमको खुलापन नहीं देंगे तो उनका माल बिकेगा कहां, इतना बड़ा बाजार है, और बिकेगा नहीं तो अमेरिका यूरोप का संकट कैसे दूर होगा। दो ही देश की ओर देख रहे हैं इस समय कि भारत और चीन ही है जो दुनिया की इकोनॉमी का इस समय इंजन बन सकती है। तो उन आलोचनाओं में मैं नहीं जाता हूं। वो तो इसीलिए थे कि जल्दी से जल्दी एफडीआई में रिटेल लागू कर दें, जल्दी से जल्दी जो लिबरलाइजेशन के काम बढ़ा हुआ, इसलिए आलोचना थी वो, मैं उसका। लेकिन हां, देश की दृष्टि से वो गड़बड़ी था। देखिए, मनमोहन सिंह को सोनिया गांधी जी ने जो इनको प्रधानमंत्री बनाया, उसमें केवल इतना ही नहीं था कि उनके विश्वास पात्र थे, उसमें यही था कि ये एक योग्य अर्थशास्त्री है, देश को संभाल के चलाएंगे, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में इनको खुली छूट है, केवल जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है कांग्रेस का वो काम आप करते रहिए। पहले भी देश में होता रहा है, ये पहली बार नहीं हुआ है। हाँ, इसमें थोड़ा अति हो गया हुआ है। जो पहले सिद्धांत के रूप में था कि मनरेगा में करो, उसका असर पड़ता है। अगर आप सोचिए ना, अगर 40,000 करोड़ रुपया के हिसाब से 2006 से लेकर के और हर साल आप दे रहे हैं, तो करीब करीब आप 7 साल में 2,80,000 करोड़ रुपया कार्यक्रम में दे चुके हैं। उसी प्रकार से अन्य चीजों में जाता है। मैं ये कह रहा हूं ना कि जब इस व्यवस्था की सारी नीतियां प्राइम मिनिस्टर, वित्त मंत्री ने आजमा लिया है, ये मैं आपको साफ साफ कह रहा हूं, बिल्कुल जितने संभव नीतियां थी वो आजमाए जा चुके हैं। जिस पर आप घबरा गए थे, वो हमारे पास आंकड़े थे कि पहले बैंकों को ये था, वाजपेयी सरकार जब छोड़ के गई थी तो उसने 8.5% बैंकों के जितने रुपए हैं उसका मिनिमम 8.5% अपनी पूंजी का आपको बचा के रखना था। इन्होंने पहले विकास दर बढ़ाने के लिए उसको 4.5% तक गिरा दिया। उसके बाद जब महंगाई बढ़ने लगी तो फिर उसको बढ़ा दिया। तो यही 2-3 काम करते रहे हैं। अब जो आप करें पॉलिटिकली समस्या कहां आती है, अब वो भी फिर उन्हीं की नीति का समर्थन हो जाएगा। वो ये कहते हैं कि हमको आर्थिक सुधार के एजेंडा लागू करने में हमारे साथी दलों का दबाव था, सोनिया गांधी का, तो गठबंधन की राजनीति। लेकिन मेरा मानना है कि साथी दलों के दबाव ने इस देश की अर्थव्यवस्था को थोड़ा बचा दिया है। ये जितना ही ज्यादा ये खोलते और अमेरिका वगैरह का सामान हमारे यहां बिकता, उतने ही हमारे देश का संकट बढ़ता। मैं आपको ये कह रहा हूं, मैंने जो कहा पहले वो आपने ध्यान से नहीं। इस समय दिलीप जी,
हमारे देश के लगभग सारे व्यवसाय मंदी में पहुंच चुके हैं। आप ध्यान से देखेंगे तो देश के जितने बिल्डर हैं, जितने प्रोड्यूस करने वाले हैं, पुष्पेंद्र जी, वो केवल सरकारी पैसे और सरकारी खरीद पर सब चीज चल रहा है। आपको रोडें बन रही हैं, आपको फ्लाईओवर्स बन रहे हैं। आपने ये बता दिया, मैंने स्पोर्ट्स नहीं बता रहा, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बताया नहीं था, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं। यहां तक कि मोटर बनाने वाली कंपनियां, कंप्यूटर बनाने वाली कंपनियां भी अधिक से अधिक सरकार खरीदे, पुराना सामान बेचे, इसी में हमारा देश चल रहा है। बेसिकली सब कुछ खत्म है और हमारे देश का खजाना समाप्त हो चुका है। अब आप पूछते हैं कारण, तो मैं फिर कहूंगा कि अगर बीमारी जो है उस नीति में है तो उस नीति पर पुनर्विचार किए बगैर उससे बाहर नहीं निकल सकते। और मैं आज आपके चैनल से ये स्वीकार करने के लिए तैयार हूं, भले आप सहमत हो कि नहीं हो, कि हमारे देश की बहुत सी चीजें हमारे हाथ से अब बाहर जा चुकी हैं। जब 16 लाख हेक्टेयर जमीन पिछले 5 सालों में खेती की खत्म हो चुकी है सरकारी आंकड़ों के अनुसार, जिस पर हम निर्भर थे, आपके देश के जलाशय सूख रहे हैं सरकारी आंकड़े के अनुसार, तो आप कैसे देश का पुनर्निर्माण कर लेंगे? इसलिए केवल ये अर्थव्यवस्था का संकट आज का नहीं है, ये भविष्य के लिए इतना बड़ा संकट है जिसमें मेरे जैसे व्यक्ति को इससे बाहर आने का कोई बहुत आधार नहीं मिल रहा है। लोग कहते हैं हम निराशापूर्ण बात करेंगे, लेकिन सच यही है। और जिस बात को ये उठा रहे हैं बार बार, लेकिन इसके बावजूद सोवियत संघ इसी में फेल हो गया, कम्युनिस्ट शासन। हमारे देश में सो कॉल्ड वेलफेयर के नाम पर, जिसकी आवश्यकता नहीं है, जिस ढंग से धन लुटाने का काम चल रहा है, ये खत्म हो जाएगा देश हमारा। चलिए धर्मानी जी, हाँ जी, जो बात अवधेश जी ने कहा, जो बात पुष्पेंद्र ने कहा, और एक सवाल जो आखिरी है मेरा, क्या आपको लगता है कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सरकार कुछ ऐसा कदम उठाने जा रही है जिससे कि कुछ उसमें परिवर्तन की वो कम से कम लोगों को दिखा पाए, या अब इनके हाथ से बाहर जा चुकी हैं चीजें? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि जो अभी अवधेश भाई कह रहे थे, वही बात अभी नॉन प्रोडक्टिव बातों में मैंने कही। बिल्कुल, मेरा यह कहना है कि नॉन प्रोडक्टिव लोक लुभावन जो नीति इस सरकार ने उठाई है, अपनाई है पिछले 10 सालों में, उसका परिणाम है कि आज हमारी आर्थिक जो ग्रोथ है, वो जो जीडीपी है, वो इस स्तर पर आके पहुंच गई है। आप अगर आंकड़े की बात करेंगे तो आप हैरान होंगे कि माइनिंग क्षेत्र में जो इस समय सिर्फ 3% ग्रोथ हुआ है, उसी प्रकार जो और सेक्टर हैं हमारे, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी है, चाहे गैस है, चाहे वाटर है, वहां पर भी इन्वेस्टमेंट जो है वो रिड्यूस हुआ है। मेरा ये कहना है कि आप अभी जो बात मंदी की आ रही थी, कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी कहा कि मंदी जो विश्व मंदी है उसका प्रभाव यहां पड़ेगा। ये जो स्थिति है ये पूरे विश्व में कोई नई नहीं है। हमारे देश के जो पूर्व की सरकार थी, उन्होंने सड़क निर्माण की योजना के तहत एक ढांचागत विकास किया इस देश का। जो अभी अवधेश भाई ने बात कही कि हमारी जो भूमि है, जो कृषि योग्य भूमि है, उसमें गिरावट आ रही है, पानी, सिंचित पानी की जो व्यवस्था है वो कम होती जा रही है। वो जो नदी जोड़ कार्यक्रम है, उधर पैसा नहीं लगाया जा रहा है। लोक लुभावन नीति, मनरेगा में पैसा खर्च किया जा रहा है, यहां खड्डा खोदो, इसको बंद कर दो। उसमें जिस तरह से मैंने बताया ना कि लोगों को आराम प्रस्त घर बैठे पैसा देने की जो ये नीति, एक मैं इसको एक नीति नहीं कहूंगा, मुझे तो लगता है कहीं ना कहीं ये षड्यंत्र है कि इस देश को एक तरह से पंगु बना दिया जाए। यहाँ के युवा को वो ना काम नहीं करे, घर बैठे पैसा ले, और पैसा लेने के बाद वो नॉन प्रोडक्टिव चीजों में लगा रहे और इनको वोट डालता रहे। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो अफीम खिलाई जा रही है, हमारी आने वाली जो जनरेशन है, उसको पंगु बनाने का प्रयास किया जा रहा है, ये बहुत खतरनाक है। मैं सहमत हूं अवधेश जी की बात से कि इनको प्रोडक्टिव चीजों के लिए पैसा लगाने की आवश्यकता है, इनको नीतियां बनाने की आवश्यकता है, जिससे जैसे नदी जोड़ कार्यक्रम है उसमें अगर ये पैसा लगे तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं। हम आपके पास लौटेंगे ब्रेक के बाद, लेकिन ब्रेक से पहले पुष्पेंद्र, आखिरी सवाल। ये देश जो है डेली वेजेस पे चल रहा है, किस तरीके से आज का दिन कट जाए, और सरकारें इस देश को इस हिसाब से चला रही हैं कि किसी तरीके से 5 साल पूरे हो जाएं, फिर नया कोई ड्रामा क्रिएट करो, फिर नया कोई लुभावन शुरू करो। और ये इसलिए मुझे लगता है कि चाहे आर्थिक मामला हो, चाहे देश की विदेश नीति हो, चाहे सुरक्षा का मामला हो, तत्कालिक तौर पे चीजों को तय हो रही हैं। ये किसी भी दुनिया के देश के अंदर लंबी नीति के तहत चलती हैं। हमारे देश में हम कांग्रेस पार्टी के लिए, यूपीए के लिए भी चुनौती है, चुनाव है,
चुनाव की चुनौती उनके नहीं सामने लेकिन है। वो ये समझ गए। देखिए आप उनकी पूरी टैक्टिक आज देखिए, जो स्थिति है आज उससे सीधा सीधा लोग प्रभावित होंगे। लेकिन आप ये कैश सब्सिडी देखिए, लोगों को लुभाने के लिए कैश सब्सिडी है। अभी बट कहां से देंगे ऐसी स्थिति में? नहीं, उतना तो निकाल दिलीप कहां से देंगे? दिलीप बॉन्ड इशू करके। दिलीप सबसे बड़ी बात यह है कि से। सरकार सरकार को इसमें इंटरेस्ट नहीं है कि क्या कितना ग्रोथ रेट जा रहा है नहीं जा रहा है। जो लोग चर्चा करेंगे वो वोट देने नहीं जाते, जो लोग वोट देने जाते हैं उनको डायरेक्ट कैश मिलता है, जो लोग वोट देने जाते हैं वो मनरेगा को देखते हैं, उनको लैपटॉप मिलता है। मेरी बात सुनिए, और उनको ये समझ में आ गया है कि आप कहते रहिए कुछ नहीं फर्क पड़ता है। ये जो भारत निर्माण चल रहा है, क्वेश्चन इज हाउ लॉन्ग कैन यू कंटिन्यू लाइक दिस? ये कि भाई आपने 2004 से लेकर के 2010 मुल्क है तो सरकारें आपकी रहेंगी। वही मैं कह रहा हूं, इस देश में नीति, इस देश में सरकार चलती रहे इसके लिए नीति बन रही है। इस देश में देश चलता रहे, देश मौजूद रहे, इसके लिए कोई नीति नहीं है। किसकी रहे इससे मतलब नहीं है। मनमोहन की जगह कोई दूसरे आ जाए, तीसरे आ जाए, चौथे आ जाए, ये दुकान हमारी बनी रहे। आप ये देखें कि ये सिर्फ कांग्रेस की सरकार नहीं, गठबंधन की सरकार है। मैं एक दो बात कहूंगा तो आप ब्रेक लीजिएगा 2-3। देखिए, हम लोगों की बात से ध्वनि ये गलत निकल रही है कि हम लोग ये चाहते हैं कि कल्याण और गरीबों के नाम पर जो पैसे दे वो न दें। मैं सब्सिडी का बिल्कुल समर्थक हूं, सब्सिडी लंबे समय से रहा है, होना ही चाहिए। रोजगार के कार्यक्रमों के लिए भी पैसा जाना चाहिए, लेकिन जो कार्यक्रम होते हैं वो ऐसे हों जो उत्पादक हो, इतना ही है। लेकिन देखिए, हमारा देश जो है राज्यों से भरा हुआ है। इस समय राज्यों के इकोनॉमी को हम छोड़ देते हैं। आश्चर्य का विषय यह है कि बिहार 13.5% विकास कर रहा है, गुजरात जो है 12.5% कर रहा है, मध्य प्रदेश इतना विकास कर रहा है, 18% एग्रीकल्चर उसका हो गया, तो देश क्यों नहीं विकास कर रहा है? इसका मतलब है कि राज्य सब झूठ बोल रहे हैं अपने देश में। ये सारे या कुछ राज्य तरक्की कर रही है, बाकी नहीं कर रही है। नहीं, वो सच ही नहीं, ये तरक्की हो ही नहीं सकती है। अगर मंदी है तो सभी के लिए है, अगर मंदी नहीं है तो सभी के लिए। हमें ब्रेक लेना पड़ेगा, हमें ब्रेक लेना ही पड़ेगा। मैं ये जरूर कहूंगा देशवासियों को, हमारे श्रोताओं को, कि इस देश को बचाने के लिए हम सबको भी खड़ा होना चाहिए कि भोगबाद से बाहर निकल के और जितनी अपनी क्षमता है उतने ही खर्च में जीने का जब तक आदत नहीं डालेंगे और जब तक जो हमारी अधिकतम कमाने की शक्ति है उसके आधार पर उपार्जित नहीं करेंगे तो हमारा देश हाथ से निकल जाएगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटते हैं।